अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना और ज्यादा खतरनाक है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है कि Interest पाकिस्तान है। जिंदा रहे, जिंदा रहे, इसीलिए वो हमारा दोस्त होते हुए भी हमें बोल रहा है यार रुक जाओ। क्योंकि अगर यूएस बीच में नहीं आता तो इंडिया तो पाकिस्तानियों को ठोक ही रहे थे। तो यूएस ने ये रुकवाया क्यों ये? और अगर उसे ईरान के साथ लड़ना पड़ता है तो जो लैंड रूट है वो सिर्फ कराची पोर्ट से ही आता है। तो इसका मतलब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। ओके। और अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान 100% जो है उसका नामो निशान। और चीनी ऐसे बदमाश हैं, इनको ये दो क्वालिटी का सामान बनाते हैं। जो सामान ये अमेरिका भेजेंगे उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, जो सामान ये इंडिया भेजेंगे उसकी क्वालिटी थर्ड क्लास होगी। तो एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस भी कर रही है, देश भी चला रही है, लड़ाई भी कर रही है, हाँ, हाँ। आतंकियों को भी पाल रही है। जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, हाँ, उससे पहले भारत सबसे, तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। जो भारत और चीन की जीडीपी है, वर्ल्ड की तकरीबन 40% जीडीपी हुआ करती थी। चीन की क्या मंशा है कि भाई मेरा बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में मैं अव्वल नंबर पर रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत की प्रगति को रोक सकता है तो वो उनके फायदे में। मतलब ऐसे में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करेगा हाँ, कि पाकिस्तान भारत की प्रगति को रोक सकता है। चाइना का जो हथियार है वो वैसे ही वर्ल्ड में कोई खास खरीदते नहीं लोग। आप देखें, अगर वर्ल्ड में हथियार बिकते हैं तो अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों के, जर्मनी के बिकते हैं। हाँ। या और रूस के बिकते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका और रूस के बिकते हैं, सबसे ज्यादा हथियार। लेकिन ऐसा क्यों है? टेक्नोलॉजी में चाइना इतना आगे है। तब केपीएस गिल वहां पे डीजीपी हुआ करते थे, और उस टाइम में उन्होंने न सिर्फ टेररिस्ट बल्कि टेररिस्ट के सारे रिश्तेदारों के साथ जो हाल करा और जो नमूना बनाया उन्होंने कोलैबोरेटर्स का, उसके बाद में पंजाब से ये खालिस्तानी कहानी एकदम खत्म हो गई थी। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन के साथ में अगर वो लंबा कोई भी समझौता करते हैं तो वो पॉलिटिशियन ही अगले दिन हट जाएगा। वो कुछ भरोसा नहीं है, साला उसको लटका देंगे या उसको कुर्सी से हटा देंगे, तो वो तो कोई भरोसा है नहीं। तो किससे बात करे तो करे किससे, और किससे आप कमिटमेंट ले सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान का जो इस वक्त तनाव चल रहा है, ऐसे में हमें मौका मिला है आज खुद एक्स आर्मी ऑफिसर से बात करने का, एक मेजर जनरल से बात करने का। ये डिफेंस के एनालिस्ट रह चुके हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट रह चुके हैं हमारे देश के। अलग अलग देशों में बड़े बड़े लेवल पे इनकी बात मानी जाती है, इनसे बात करी जाती है। तो आज हमने बहुत डिटेल में बात करने का इनसे सोचा, चाइना के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, अमेरिका के मुद्दे पर, भारत के मुद्दे पर, ये सारा जो इस वक्त ये 3-4 देश आपस में मिलकर चल रहा है, सब कुछ इस बारे में हमने सोचा इनसे डिटेल में समझा जाए। इनका नाम है मेजर जनरल SBS थाना। सो SBS थाना सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके दर्शकों से बात करके। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, पहलगाम में 28 लोगों को हमारे मार दिए पाकिस्तान ने। भारत ने मारना शुरू किया पाकिस्तानियों को, कूट कूट कर मार ही रहे थे। बीच में अमेरिका बीच में आता है और युद्ध बंद करवा देता है। अभी हमने बात करा, आपने बोला कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को डिस्टर्ब कर पाए, और इंडिया को डिस्टर्ब इसलिए कर पाए कि यूएस और इंडिया साथ मिल करके चाइना की इकोनॉमी को डाउन करके वर्ल्ड में लीड कर पाए। ऐसे में उस बात से मेरे को यह समझ में आता है कि यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी हमने उल्टा होते हुए देखा कि यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि अगर यूएस बीच में नहीं आता तो इंडिया तो पाकिस्तानियों को ठोक ही रहे थे। तो यूएस ने ये रुकवाया क्यों? ये देखिए, ऐसा है, सबसे पहले दो चीज़ें मैं इस धारणा को सभी देशवासियों के सामने इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यूएस ने ट्वीट किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि भाई मैंने युद्ध रुकवाया। ये वो अपने जनता के लिए ट्वीट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में एक बताना चाह रहे हैं कि जी मैंने पीस जो है वो करवा दी, वो एक बात है। लेकिन भारत ने जो ये युद्ध रोका, ये अपनी शर्तों पर रोका है, और इसको मैं अभी थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। देखिए, पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद में हमने 15 दिन के बाद 7 तारीख को टारगेटेड स्ट्राइक की, प्रिसाइज स्ट्राइक की, बिल्कुल सही जगह पे उनके सारे के सारे हमने जो टेरर कैंप हैं वो बर्बाद कर दिए। उनके तकरीबन 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए, उनके टेररिस्ट के लीडर मार दिए। और जब इन लीडरों का जनाजा निकल रहा था, उस टाइम में वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री के अफसर सलूट कर रहे थे और पाकिस्तानी चीफ की तरफ से फूल उधर में उसके ऊपर बिछाए गए थे। तो ये सीन भारत ने पूरे वर्ल्ड के सामने उजागर कर दिया। अब आता है इसमें, उसके बाद में फिर क्या हुआ, आपने देखा उन्होंने ड्रोन्स मारना शुरू किया अगले दिन। यहाँ तक हमारे हिसाब से हमारा काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने पहले ये बोला था कि हम टेरर के खिलाफ हैं, टेरर
जो जितने टेररिस्ट हैं उनको मारा जाएगा, उनके आकाओं को मारा जाएगा, जो उनको स्पॉन्सर करते हैं उनको मारा जाएगा। तो वो हमने एक कार्रवाई पूरी करी। लेकिन स्पॉन्सर है कौन? स्पॉन्सर तो उनके मिलिट्री वाले हैं। तो मिलिट्री वाले जो हैं वो आगे उनको हमने नहीं नाम लिया उनका कि हम मिलिट्री अटैक कर रहे हैं। और हमने जब शुरू में बोला तो हमने ये बोला कि ये मिलिट्री अटैक नहीं है, ये नॉन मिलिट्री अटैक है। ऐसे हमने जब शुरू का किया था तो हमने एक लिमिटेड एम लिया और वो एम पूरा हो गया पहली रात में ही। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन छोड़ना शुरू करा, क्योंकि असली आका तो पाकिस्तान मिलिट्री है। तो उसने ड्रोन छोड़े, उसने मिसाइल छोड़े और उसने खूब सारे ड्रोन छोड़े, क्योंकि चीन ने उसको बहुत सारे ड्रोन दिए हुए हैं और तुर्की ने उसको बहुत सारे ड्रोन दिए हुए हैं। अब चीन और तुर्की के ड्रोन्स और मिसाइल्स वो उसने पूरे भारत में इतने सारे भेजे। और सलाम है हमारी डिफेंस फोर्सेस का, हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारी टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का, कि हमने एक एक ड्रोन वो हवा में ही गिरा दिया, एक एक मिसाइल हवा में गिरा दी। और हमारे सारे सिस्टम्स, जो आप समझिए कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास अलग अलग किस्म के सिस्टम हैं, कुछ हमने रूस से खरीदे हैं, कुछ हमने खुद बनाए हैं। उन सबको इंटीग्रेट करना और उसको इंटीग्रेट करके इस तरीके से, इस एफिशिएंसी से उसको लेके आना कि एक भी ड्रोन जो है वो नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर एक आध कहीं गलती से ड्रोन इंटरवीन होने के बाद में, नुकसान होने के बाद में या टूटने के बाद में किसी के मकान में गिर गया, आग लग गई, वो एक केस हुआ सिर्फ, बट अदरवाइज कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ना हमारे एयरफील्ड को, उन्होंने हमारे सारे एयरफील्ड टारगेट करे। उसके बाद भारत ने क्या करा, हमने एक ही बार में, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं किया हमने, एक ही बार में उनके सारे के सारे एयरफील्ड उड़ा दिए। और जब एयरफील्ड उड़ाए, एयर डिफेंस उड़ाए, अब उसके बाद जब एयर डिफेंस और एयरफील्ड उड़ा तब उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा, पहली बात। और दूसरे सबसे ज़्यादा झटका उनको ये लगा कि देखिए, अगर ये एयरफील्ड उड़ा दिया इन्होंने, एयर डिफेंस उड़ा दिया, तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर ये हो सकता है कि भारत के जेट यहाँ पे आ जाएं और अब मेरे पास उनको जेट को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा जब लगा कि जो रावलपिंडी के पास जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में जब हमने बर्बादी करी तो वो एयरपोर्ट उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बहुत नज़दीक है, न्यूक्लियर कमांड सेंटर के बहुत नज़दीक है। तो अब एक पैनिक हुआ पाकिस्तान के अंदर कि भैया अगला जो मिसाइल है वो हमारे, हम अभी तक बोल रहे थे जी अगर आप ये करोगे तो मैं न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा, न्यूक्लियर बम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, तो ये कहीं हमारा न्यूक्लियर बम और हमारी पूरे इंस्टॉलेशन को ही ना उड़ा दे। ये एक पैनिक हुआ एकदम बहुत बुरी तरीके से। और ये भागे अमेरिका के पीछे कि किसी तरीके से आप लड़ाई बंद करवाइए। अब क्या हुआ, अमेरिका ने पहले उनसे बात करी, फिर हमसे बात करी। तो हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कॉल्स आई, प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल आई, बाकियों को भी कॉल आई। बट यहाँ पे रोकूंगा सर। हाँ, अमेरिका उसकी बात क्यों माना? पाकिस्तान तो रोता हुआ गया। मैं बता रहा हूँ, अच्छा, बता रहा हूँ क्यों माना। उसी को मैं अभी थोड़ा एम्पलीफाई करूंगा, आप 2 मिनट मुझे दीजिए। अब क्या हुआ कि जब उसने ये बोला तो भारत ने बोला देखिए, हमारा जो पहला टारगेट था, हमने तो मिलिट्री लड़ाई शुरू नहीं की। पहला टारगेट हमारा पहले दिन खत्म हो गया था, इसके बाद मिलिट्री लड़ाई इन्होंने शुरू की है। तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये मध्यस्थता वाला कोई कहानी नहीं है। हम मानेंगे, आज आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी सुनी होगी, उन्होंने क्लियर कट, उन्होंने एक बार भी अमेरिका का नाम नहीं लिया, एक बार भी। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भैया अगर आपको करवाना है, आप चाह रहे हो कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं अब हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हम कोई टेरर हमला नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, तो आप उनको बोलिए कि डीजीएमओ को, उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करे। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया। पहली बार हमारे डीजीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की तरफ पहला फ़ोन आया। उस समय उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जो किसी स्टाफ अफसर ने बढ़ाया। फिर उन्होंने बोला ठीक है 3:35 पर मैं बात करूँगा। तो 3:35 पे बात करें और तब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताईं। और तब भारत जो है वो ये माना कि ठीक है हम सीज़फायर कर लेते हैं, पहली बात। अब 2 चीज़ें मैं आपको, जो आपने सवाल पूछा उसको मैं पूरी तरीके से आंसर करूँगा। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अगर अमेरिका हमारा दोस्त है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है। दूसरी, एक पहली प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि उसको कभी ना कभी ईरान के साथ लड़ना पड़े, और अगर उसे ईरान के साथ लड़ना पड़ता है तो जो लैंड रूट है वो सिर्फ कराची पोर्ट से ही आता है। तो इसका मतलब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। और अमेरिका नहीं चाहता
कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान 100% जो है उसका नामो निशान मिट जाए। ओके, तो एक उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, सामरिक इंटरेस्ट है कि भैया हमें ये, अगर हमें और यही नहीं, अगर हमें ईरान को मारना है या अलकायदा, अभी देखिए अलकायदा जीरो तो नहीं हुआ, वो लोग 20 साल लड़ते रहे अफगानिस्तान में, लेकिन अलकायदा जीरो नहीं हुआ, अलकायदा अभी भी है, मतलब इतनी बड़ी ब्रांचेस हैं उनकी। हाँ, इतनी ब्रांचेस हैं। अगर अलकायदा फिर स्ट्रांग हो गया या ISKP बन गया है अभी, उसको जो पहले IS था वो इस्लामिक स्टेट जो था वो अब ISKP टेरर संस्थान बन गया है, अगर इन दोनों को अगर मेरे को लड़ना है और इन दोनों को बर्बाद करना है तो हो सकता है फिर मुझे जो ये जगह है, जमीन है जो अमेरिका पाकिस्तान की, उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये अमेरिका को ये कोशिश है उनकी। अच्छा, अब क्या है कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका क्यों पाकिस्तान मिलिट्री को बचाना चाहता है। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन के साथ में अगर वो लंबा कोई भी समझौता करते हैं तो पॉलिटिशियन ही अगले दिन हट जाएगा, वो कुछ भरोसा नहीं है साला, उसको लटका देंगे या उसको कुर्सी से हटा देंगे, तो वो तो कोई भरोसा है नहीं। तो किससे बात करे तो करे किससे, और किससे आप कमिटमेंट ले सकते हैं। तो ले दे के उनको बनता है यार ये पाकिस्तान मिलिट्री है जिससे हम कमिटमेंट ले सकते हैं, और ये जो हमें आगे कुछ अगर करने की जरूरत पड़ती है तो ये मिलिट्री ही साथ दे सकती है। और इसी कारण उन्होंने, अगर आप याद करें तो कोई कारण नहीं बनता था उनको F-16 पाकिस्तान मिलिट्री को देने का, लेकिन उन्होंने इसीलिए दिए थे क्योंकि जब पाकिस्तान मिलिट्री को उन्होंने बोला कि भैया आप हमारे खिलाफ हमारी मदद कीजिए तालिबान के साथ लड़ने में। लेकिन सर एक फिर से रोकता हूँ आपको, हाँ। दुनिया भर को ये भी पता है कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वही वहाँ के आतंकियों को पालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मिलिट्री आतंकियों को पाल रहे हैं और वो आतंकी भारत को परेशान करते हैं, तो अगेन वो रिलेशनशिप वाली बात आ गई, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका। करेक्ट। हाँ, तो क्या वो अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री पर? वो ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो डबल गेम खेल रहे हैं। अमेरिका, किसी ने कहा है, किसंगर ने खुद कहा है कि भाई टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस। अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना और ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना इंटरेस्ट देखेगा, उसे भारत के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। अगर वो भारत के नजदीक है तो भारत के नजदीक इसलिए है क्योंकि उसे चाइना को संभालना है, और भारत एक मार्केट प्लेस भी तो है, भारत सबसे बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट उसको अपना माल अगर चाइनीज मार्केट नहीं मिलती तो भारत की मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये दो कारण है जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच में संबंध का एक ये दूरी है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका अपने दूसरे इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहता। एक जो उसकी ऑप्शन है ईरान वाली, वो उस ऑप्शन को जीरो नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को ये बोलते हैं कि नहीं यार हम तुमसे कोई सरोकार नहीं रखेंगे, तो उस हालत में क्या होगा कि वो जमीन उसके पास नहीं है, और दूसरा ये है कि वो सीधा का सीधा चाइना की गोद में बैठ जाएगा पूरा का पूरा पाकिस्तान। वो भी उसको अमेरिका को रोकना है। तो अमेरिका को देखिए, अभी चीन से उन्होंने खूब लोन लिया हुआ है, पाकिस्तान ऑलरेडी चीन की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन एक लीवरेज है अमेरिका के पास, जो क्यों पाकिस्तानी अमेरिका की सुनते हैं, उसका एक कारण है कि पाकिस्तान में चलती है अमेरिकन उनकी मिलिट्री की, पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इनके सबके बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी सब कुछ अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका ने सिर्फ एक काम करना है कि इनका वीसा बंद करना है, और ये सारे के सारे अगले दिन जमीन पे आ जाएंगे। जितनी इनकी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान मिलिट्री 1/3 बिजनेस इंस्टीट्यूशन तो इन्हीं की हैं, वो सारी के सारी अमेरिका ने एक सैंक्शन लगानी है, सब जीरो हो जाए। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, 1/3 बिजनेस इंस्टीट्यूशन। देखिए, ऐसा है कि बाकी सब जगह तो आर्मी अपना काम करती है फौज का, हाँ, वहाँ पे फौज बिजनेस में भी है। वो फौज वहाँ पे साबुन भी बनाती है, पाकिस्तानी फौज। हाँ, पाकिस्तानी फौज वहाँ पे रियल स्टेट भी है उनका, कंस्ट्रक्शन भी करवाती है, सब कुछ करवाती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं पाकिस्तानी जनरल हैं। तो एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस भी कर रही है, देश भी चला रही है, लड़ाई भी कर रही है, आतंकियों को भी पाल रही है। आतंकियों को भी पाल रही है। तो वहाँ के पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? इसीलिए आप देखिए कि वही पाकिस्तान आर्मी का, अब जब ये हुआ है लड़ाई, भिड़ंत हुई है, तो आपने बड़ा क्लियरली देखा कि हमारी एक भी मिसाइल पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं रोक पाई, एक भी हमारा ड्रोन पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं रोक पाई, और उनके 100% ड्रोन और मिसाइल भारतीय मिलिट्री ने रोक दिए, क्योंकि ये लड़ाई एक प्रोफेशनल मिलिट्री की है और एक नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री की है जो इन सब चीजों में लगा हुआ है। और ये लड़ाई एक प्रोफेशनल मिलिट्री और एक टेररिस्ट वाली मिलिट्री की है, और एक ऐसी मिलिट्री है
जो रेडिकलाइज्ड है, जिनके दिमाग में सिर्फ जिहाद है और कुछ नहीं है, और वो सबको पैसा कमाने की लगी हुई है, इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और अमेरिका इस फर्क को जानता है। तो अमेरिका के दिमाग में ये रहता है कि यार किसी तरीके से इनको जीरो मत होने दो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गए तो ये जमीन का टुकड़ा मेरे काबू में नहीं रहेगा। तो अगर ये मेरे काबू में नहीं रहेगा तो मेरी ये ईरान की ऑप्शंस और इधर उधर की ऑप्शंस जो हैं ये जीरो हो जाएंगी। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जिंदा रहे। इसीलिए वो हमारा दोस्त होते हुए भी हमें बोल रहा है यार रुक जाओ। हाँ, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था कि हमला करते करते उनका न्यूक्लियर तबाह कर दिया। कि अगर न्यूक्लियर तबाह हो गया तो उसके बाद तो फिर वो किसी को आंखें नहीं दिखा पाएगा, कोई बात ही नहीं बची। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि भारत क्यों मान गया, इसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं यार हम खत्म कर देना था पाकिस्तान को, बड़े इस किस्म की बातें चलती हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा हमें व्यवहारिक तरीके से समझना पड़ेगा। अमेरिका इतना पावरफुल होने के बाद भी 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ता रहा, और लड़ने के बाद में फिर उसने तालिबान, जिससे वो लड़ रहा था तालिबान से, उसी को सत्ता संभाल के चला गया। क्योंकि जिहाद और इस किस्म की जो रेडिकलाइजेशन होती है दिमाग में होती है, तो आप किसी भी उसको जीरो नहीं कर सकते, गोली बंदूक से उसको खत्म नहीं कर पाया जा सकते, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, भारत पूरे वर्ल्ड में एक अकेला देश है जिसने हिमाकत की है एक न्यूक्लियर देश के ऊपर, उसके एयरफील्ड्स उड़ाने की, और उसके ऊपर आप देखिए एक भी एग्जांपल नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि किसी न्यूक्लियर देश के ऊपर किसी उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर किसी ने अभी तक मिसाइलें गिराई और उनको बर्बाद किया। एक भी एग्जांपल नहीं है, अमेरिका आज तक नहीं कर पाया। अमेरिका इतना पावरफुल होने के बाद भी, और नॉर्थ कोरिया से इतना झगड़ा होने के बाद भी, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जाके उससे हाथ मिलाने चले गए, और उसके ऊपर अभी तक उसने बम्बार्डमेंट नहीं किया। हालांकि वो हर रोज एक मिसाइल ठोक देता है कि जी मैं परीक्षण कर रहा हूं, और डराता रहता है वो, हर दूसरे दिन डराता रहता है वो। जापान को भी डराएगा, इनको भी डराएगा। ओके, तो भारत ने ये किया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि लड़ाई को जब संचालन होता है लड़ाई का, ये बहुत समझने वाली बात है। अभी आपने लड़ाई देखी, रशिया यूक्रेन वॉर, ये लड़ाई में घुस गए लेकिन निकल नहीं पाए, और अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि निकले कैसे। उसी मुताबिक इजराइल घुसा हमास के साथ लड़ाई करने, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि निकले कैसे। तो जब लड़ाई का संचालन होता है तो सही जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं और प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस होते हैं, वो दो चीज़ सोच के लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोग भी अभी मैं पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे सब जगह मैं जाके बात कर चुका हूँ, और सब मेरी बात सुनते हैं कि कैसे संचालन के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में। हमने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि हमारा एम इतना होगा, एक लिमिटेड एम होगा, और यही नहीं कि हमने अपने अंदर बनाई, पूरे विश्व में अनाउंस करा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जब वो बिहार में लेक्चर दे रहे तो अंग्रेजी में लेक्चर देना शुरू कर दिया था उन्होंने, कि पूरा विश्व सुने कि हम टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके आकाओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, पीरियड। इससे ज्यादा आगे नहीं उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, उन्होंने मिलिट्री का नाम लिया, और स्पेसिफिक टेरर की बात, स्पेसिफिक उसकी बात की। फिर जब स्ट्राइक करी 7 को, तब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जब अनाउंसमेंट किया, तब भी यही कहा, नॉन प्रोवोकेटिव और नॉन मिलिट्री स्ट्राइक की है हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हमने अपना एम सीमित रखा। उसके बाद में जब उन्होंने ये किया, उन्होंने ड्रोन्स वगैरह मारे, तब हमने कहा कि हम उसका जवाब दे रहे हैं, और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और ऐसा जवाब दे रहे हैं कि वो दोबारा हिमाकत ना करें इस चीज़ की। तो वो हमने रेस्पॉन्ड करा। अब ये मौका ऐसा है कि अब अगर हम इसमें फंस जाते हैं, इस लड़ाई को हम लंबा ले जाते हैं, तो पता नहीं कब तक चलेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चीन उसकी मदद नहीं, आप सोच के चलिए, जितनी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन की मदद की, ये मान के चलिए कि चीन उतनी मदद जरूर करेगा पाकिस्तान की। चाहे चीन डायरेक्ट लड़ाई में ना उतरे, लेकिन उतनी मदद तो करेगा, साजो सामान देगा, पैसे देगा। और चीन के पास इतनी ताकत है कि इतना साजो सामान और पैसा है कि वो इनको मदद करके लड़ाई लंबी खिंचवा सकता है। और अगर हम लंबी लड़ाई में खिंच जाते हैं तो हमारे उन गरीबों का क्या होगा जिनको हमें गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना है, और जो हमें विकसित भारत का सपना हम लेके चल रहे हैं 2047 तक। तो क्योंकि एक आसिफ मुनीर का दिमाग खराब है,
उसने एक टेरर अटैक कर दिया और उस टेरर अटैक का हम उसको उसके ऊपर थप्पड़ हमने लगा दिया, उसको पीट भी दिया। अब पीटने के बाद में अगर हम लगे रहे कि नहीं 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 अब तो मैं इसको लंबा खींचता जाऊंगा और खींचता ही जाऊंगा, तो उसके बाद और उसके कारण में हम सारे भारतीयों के सपनों को एक साइड अलग कर दें, तो वो एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो सही नहीं माना जाएगा। यहाँ मेरा सवाल है सर, हाँ, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, सॉरी चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, हाँ, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान कभी खत्म ना हो, हाँ, और पाकिस्तान शुरू से पुराना इतिहास है, हमें आतंकवाद के उसमें लफड़े में रखता ही है, मारता ही रहता है हमारे लोगों को किसी न किसी तरीके से। हाँ। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा पाकिस्तान जिंदा रहेगा और हिंदुस्तान में उग्रवाद करता ही रहेगा फिर तो, देखिए क्योंकि उसका खत्म तरीका कभी क्या होगा है? ही नहीं पाकिस्तान। हाँ, उसका तरीका क्या है? देखिए इस साइकिल से अमेरिका एक बार गुजर चुका है, इस पूरी साइकिल से। उनके ऊपर टेरर अटैक हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान में करे और वो इसी मंशा से गए थे जिससे जो आप अभी बात कर रहे हैं कि नहीं मैं जाके सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करूंगा, पूरा देश उन्होंने एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बर्बाद कर दिया। हाँ, कर दिया बर्बाद, ठीक है, लेकिन वो खत्म तो नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अप्लाई कर दिया कि यार इसमें तो मेरा पूरा का पूरा इतना पैसा लग गया, चीन मेरे से बहुत आगे बढ़ गया, चीन की इकोनॉमिक, चीन उतने मजे से खूब अपना देख रहा था कि हाँ भाई ठीक है ये लगे रहो तुम अफगानिस्tan में, मतलब यूएस लगा हुआ यूएस लगा रहा अफगानिस्तान, चीन ग्रो कर रहा है। वो हाँ वो उनका 9 ट्रिलियन क्या नाम $1 ट्रिलियन तक बजट पहुंच गया, डिफेंस बजट, और चीन अपना $250 बिलियन के बजट पे और $750 बिलियन उन्होंने बचा लिया और उन्होंने लगे रहो तुम। तो चीन उसमें आराम से बैठा रहा और उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर उन्होंने उसी को छोड़ के जब देखा उन्होंने यार अब बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो गया, 20 साल हो गए, हाँ 20 साल हो गए, तो अब निकल जाते हैं। तो ये हुई कहानी उस समय की। फिर उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, और नई स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करी उन्होंने कि भैया ऐसा करो कि अलकायदा में जो नया लीडर बनेगा उसी को ठोक दो, ISIS का जो नया लीडर बनता है उसको ठोक दो और इसको कंट्रोल में रखो। वही चीज़ हमें भारत को करनी पड़ेगी। अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुने कि ये एक हॉल्ट है, पॉज है, उन्होंने ये बोला हम दोबारा हरकत कर सकते हैं, अगर टेरर का फिर से कुछ ये हुआ तो हम दोबारा मारेंगे, अगर जो पाकिस्तान ड्रोन फिर भेजता है हम दोबारा मारेंगे और ज्यादा मारेंगे, गोली की जगह गोला चलेगा, इस किस्म की बातचीत हो रही है ना। तो अब हम जो उन्होंने 20 साल के बाद सोच के जिस स्ट्रेटेजी पे वो आए, उस स्ट्रेटेजी पर हम दूसरे की गलती से अगर हम 3 दिन में 2 हफ्ते में आ जाते हैं तो मेरे विचार से ये अच्छी बात है ना। तो अब क्या होगा, जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, ये बदमाश हैं पाकिस्तान मिलिट्री वाले, ये जाहिर है कि फिर से अटैक करेंगे और हमें बार बार चाहे पसंद हो या ना हो, क्योंकि नेबर आप चूज नहीं कर सकते। अगर आपका ऐसा क्या कहते हैं एक पागल नेबर है तो वो पागल नेबर रहेगा, लेकिन अब उसकी पागलपन का इलाज यही होगा कि जितनी बार वो पागलपन करे उतनी बार थप्पड़ मारो। लेकिन उसके हर पागलपन में अपने लोग तो मरेंगे ना। नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो यही पागलपन करता है। नहीं, जरूरी नहीं है, उसमें दूसरी चीज भी है इसके साथ साथ। एक तो ये अभी हमने करी बाहर की बात, अब अंदर की बात भी बहुत जरूरी है। देखिए अंदर की बात ये है कि हमारे जो ये हमला होता है बिना हमारे आदमियों के, बिना कोलैबोरेटर्स के, बिना स्लीपर सेल के और जो इधर ऑपरेट कर रहे हैं उनकी मदद के बिना ये हमला नहीं होता। खुफिया लोग, हाँ, अंदर रह के छुपे हुए गद्दार, छुपे हुए जयचंद और ये जो बदमाश हैं, जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे, आप इनको खत्म किया, साला हो कैसे गया अंदर यार हमला। सवाल इस चीज का है कि ये जाहिर है कि किसी ना किसी ने मदद की होगी, जाहिर है उन सबको। अच्छा पहले क्या होता है, ऐसा नहीं है, मैंने जिंदगी पूरी लड़ाई लड़ी है वहाँ पे कश्मीर में, और तो उस टाइम में हम जितनी भी बार ऑन ग्राउंड वर्कर को पकड़ के और ये जो कोलैबोरेटर इनको पकड़ के हम हवाले करते थे, अगर हम इनको मार देते हैं तो वो बोलते हैं, कोर्ट बोलता है कि यार आपने क्यों मार दिया। अगर पुलिस को देते हैं पुलिस छोड़ देती है। अच्छा पुलिस के बाद इसको अगर केस भी चलता है तो फिर पॉलिटिशियंस बीच में, उस समय एक बार महबूबा मुफ्ती की सरकार होती थी, दूसरी बार फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती थी, ये दोनों सरकारें जो हैं ये किसी ना किसी तरीके से वो बंदा छूट के चला जाता था। तो हमारा जो इनके ऊपर जो नकेल है और जो कन्विक्शन रेट है हमारा ऑन ग्राउंड वर्कर्स के ऊपर, ये बहुत कम रहा है, कमज़ोर रहा है। पहले एक हमारा स्ट्रॉन्ग कानून था, पोटा बोलते थे उसको,
ये क्या था? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ओके। तो उसमें क्या था कि ज़्यादा पनिशमेंट थी और ज़्यादा टाइम तक आप उसको बिना ट्रायल के आप जेल में रख सकते थे। जितने एक्टिविस्ट हैं हमारे यहाँ वो भी तो कम नहीं है ना, वो सब झंडा लेके नहीं जी ये तो है अत्याचार है ये है वो है करके उसको कानून को ही हटा दिया। अब क्या है, यूएपीए है। यूएपीए क्या है कि जैसे आपने चोरी करी तो मैंने आपकी शिकायत पुलिस में कर दी, बस ये उतना ही है। अब जो ऑन ग्राउंड वर्कर अगर मैं पकड़ूंगा तो आर्मी के पास सिर्फ इतना ही है कि भाई आप उनको 1 रात रख सकते हैं और 1 रात के बाद में आपको पुलिस को देना पड़ेगा और उसके साथ एक FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, जैसे नॉर्मल चोर के लिए FIR लॉन्च। तो ये थोड़ा सा कमजोरी है, इन कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। अगर 100% हमारे यहाँ से सपोर्ट ना मिले तो मजाल है कि कोई टेरर अटैक करे इधर, कैसे टेरर अटैक होगा? तो सवाल ये इस चीज का है कि ये जो इन अंदर वाला एरिया है, जो हमारा इंटरनल एक ये जो कमजोरी है, इस कमजोरी को हमें हर एंगल पे देखना पड़ेगा। सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त कानून होने चाहिए, कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और जब भी ये टेररिस्ट पकड़े, जो कोलैबोरेटर्स पकड़े जाते हैं, उनका हाल उतना ही भयानक होना चाहिए जितना टेररिज्म का है। आपको याद है कई लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं KPS गिल को पंजाब के टाइम में, और पंजाब के टाइम में मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ हुआ और ये मतलब लेकिन उस टाइम में, कौन से टाइम की पंजाब बात कर रहे हैं? पंजाब देखिए में पंजाब में जब एक बार खालिस्तान मूवमेंट हुआ था ना, इंदिरा गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के अच्छा, टाइम में, तब KPS गिल वहाँ पे DGP हुआ करते थे। और उस टाइम में उन्होंने न सिर्फ टेररिस्ट बल्कि टेररिस्ट के सारे रिश्तेदारों के साथ जो हाल करा और जो नमूना बनाया उन्होंने कोलैबोरेटर्स का, उसके बाद में पंजाब से ये खालिस्तानी कहानी एकदम खत्म हो गई थी, वो टेररिज्म खत्म हो गया। क्या किया था थोड़ा बता पाएंगे? नहीं, ज़्यादा जैसे टेलीविजन पर बोलने मुझे नहीं लगता कि अच्छा, ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की थी। ओके। और सख्त कार्रवाई, जितनी सख्त कार्रवाई टेररिस्ट करते हैं उतनी कार्रवाई जो है उन्होंने मतलब उससे कम कसर नहीं छोड़ी थी। ओके। तो उसी मुताबिक हमें भी सिर्फ इतने पर मैं छोड़ दूंगा बोल के कि कोलैबोरेटर के साथ उनका भी वही अंजाम होना चाहिए जो टेररिस्ट का अंजाम। जब तक हम इस चीज को मेंटली नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, जब तक हमारे ये सारे के सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये नहीं बोलेंगे कि भैया बहुत हो गया, हम अपने आदमी नहीं मराना चाहते, तुम बोलते हो जी इसका ह्यूमन राइट, अरे हमारी ह्यूमन जिंदगी भी तो है ना, हमारे लोगों की ह्यूमन जिंदगी है, ये आदमी हमारे लोगों की ह्यूमन जिंदगी के ऊपर वार कर रहा है, तुम इसके ह्यूमन राइट की क्या बात कर रहे हो यार? उसका कोई राइट नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक टेररिस्ट और टेररिस्ट का कोलैबोरेटर, वो उसके ह्यूमन राइट के बारे में जो ये हमला करने वाली संस्थाएं हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, उनको मेरे विचार से एक बार शटअप कॉल देना जरूरी है। तो एक इंटरनल जो प्रॉब्लम है हमारी, इस इंटरनल प्रॉब्लम को अगर हम एक कम करें, उसके बाद में जो टेररिस्ट पकड़ा जाता है, जो आता है, तो उसको मारा जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि सर ये तो चलता रहेगा, कोई ना कोई तो मरता रहेगा, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये देखिए पूरे दुनिया में कहीं पे भी राम राज्य नहीं है। अमेरिका के अंदर आज की डेट में जितने गन वायलेंस से जितने लोग मरते हैं, उनकी संख्या हमारे यहाँ पूरे साल में जितने टेररिस्ट मरते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये भी सबको पता होना चाहिए। अच्छा, जितने नंबर आप अगर किसी भी साल के नंबर गिन ले, पिछले 3-4 साल के, जितने आदमी अलग अलग जगह पे, हम बोलते हैं जाहिर है कि हर एक जान, एक एक जान हमारे लिए कीमती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा बस चले तो हमें पूरी जान लगा देनी है हर एक जान बचाने के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं जिससे थोड़ी आंख खुले। जितने टेररिज्म से हमारे यहाँ आदमी मरते हैं, उससे 10 गुना आदमी अमेरिका में हर साल मरते हैं गन वायलेंस से। ये गन वायलेंस कैसा क्या होता है? गन वायलेंस से सबको वहाँ पे अथॉरिटी है। कोई भी आदमी, जैसे आप सब्जी भाजी खरीदते हैं, हाँ। आप जाके वहाँ पे ऑटोमेटिक गन भी खरीद सकते हैं। कोई भी गन खरीद सकते हैं। लाइसेंस जैसी कोई चीज कोई जरूरत नहीं, लाइसेंस जैसी कोई चीज नहीं है। ओके। और दूसरी चीज क्या है, वहाँ पे जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उससे 1.5 गुना गन है। यानी कि एक आदमी के पास 1.5 रेट जो है, 1.5 के रेट से गन है, इतनी गन है। तो होता क्या है, मेरे को गुस्सा चला, मैंने गोली चला दी, वो बंदा मर गया,
कभी कसूर होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन बच्चों के स्कूल में घुस गए, वहां मार दिया। और कोई भी प्रेसिडेंट इस चीज को जीरो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो जो गन बनाने वाले हैं वही इलेक्शन में पैसा देते हैं, तो उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो अब जो भी उनके खिलाफ एक गन लाइसेंस के खिलाफ खड़ा हो जबरदस्त तरीके से, तो उसे जो है वो लगता है कि यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे इलेक्शन में फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और बिना पैसे के आप अमेरिका का इलेक्शन नहीं जीत सकते। मतलब एक आम आदमी की जान एक बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस का मोहताज है, पॉलिटिशियन का मोहताज है। आप देखिए यूक्रेन में वो लड़ाई बंद नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसे लग रहा है लड़ाई बंद होगी तो मैं कुर्सी से गया। उसी मुताबिक नेतन्याहू भी बंद नहीं होने दे रहा है कि यार मैं बंद हुई लड़ाई और मैं गया। और उसने अभी तक देखिए वो बोल रहा है जी मैं मिलिट्री से सारे होस्टेज छुड़ा दूंगा। अरे कहाँ तुमने होस्टेज, मिलिट्री एक्शन से एक होस्टेज नहीं छूटा, सारे होस्टेज नेगोशिएशन से छूटे हैं, लेकिन वो लगा हुआ है मिलिट्री उसका, क्योंकि उसका काम है कि नहीं मैंने गाजा में सबको मार देना है। तो उनका भी अपना एक मत है, और जाहिर है कि उन्हें भी टेररिस्ट ने बहुत सताया है, और जो चीज़ वो फेस कर रहे हैं वही चीज़ हम फेस कर रहे हैं। तो उस मामले में करारा एक्शन लेना तो नेतन्याहू का जहाँ जो उन्होंने लिया है उसमें भारत भी उनके साथ है कि भाई एक्शन टेररिज्म के खिलाफ होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन लंबा खींचना जो है वो फिर थोड़ा सा नहीं है। तो ये सवाल ये है सर कि अभी जैसे हमने बात किया कि चाइना कॉम्पिटिटर तो है भारत का, क्या दुश्मन भी है? देखिए, और हमें लड़ना चाहिए उससे, या कभी युद्ध हो सकता है? देखिए ऐसा है कि भारत और चीन के बीच में जो दोनों, मैं चीन में भी कई बार गया हूँ जैसे मैंने बोला, और मैं वहाँ की साइकोलॉजी भी अच्छे से समझता हूँ। दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। भारतीय बहुत पैट्रियोटिक हैं, हम सब बहुत पैट्रियोटिक हैं, पूरी देश की जनता देश के साथ है, जब भी मुसीबत आती है पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन ये चीज़ चीन के लिए भी लागू है। और दूसरी चीज़ क्या है कि चीन में ये जहाँ तक दुश्मनी की बात है, उनके दिमाग में वो सोचते हैं, ध्यान से सोचते हैं, वो उनके दिमाग में ये है कि अगर हम और भारत लड़ते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होगा, और ये हम नहीं चाहते। क्योंकि अगर देखिए अमेरिका का भी एक सोच है कि अभी भारत के साथ मिलके चीन को बर्बाद करो, और उसके बाद अगर भारत उस स्टेज पे पहुंच गया तो भारत को बर्बाद करने के लिए किसी और को पड़ेगा। तो अभी वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने पूछा ना कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है, कहीं इंटरेस्ट है। उस समय पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब क्या है, तो ये एक ऐसी, ये जिसको बोलते हैं दूर की सोच। अब चीन के दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है। तब आपने देखा कि इतना कुछ हो गया, स्टैंड ऑफ 3 साल से चल रहा है हमारा, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उनको भी पता है कि वो और हम अगर लड़ गए तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो अमेरिका को और वेस्ट को जाएगा कि यार ये जो दो महाशक्तियां उभर के आ रही थी और जिनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, और उसके बाद हमें तो चीन जो है वो भारत से लड़ना नहीं चाहेगा। मैंने वहाँ जाके बहुत देखा है और बहुत सुना है, और कई मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके लेक्चर दिए हैं। नॉर्मल ओपिनियन यही है कि भारत के साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि ट्रंप ने जब चाइना पर 150% का टैरिफ लगाया, 150-140% के आसपास, तो चाइना भी चुप नहीं बैठा, पलटवार उसने भी टैरिफ लगाया किया, बिल्कुल। तो वो ईगो की लड़ाई हुई। क्या ऐसी लड़ाई कभी भारत के साथ नहीं हो सकती? भारत ने कुछ किया, उधर से पलटवार वो भी करे। हाँ, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन समझदारी का इस समय थोड़ा सा युग है। दोनों लीडर, चाहे अमेरिका के लीडर हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं, दोनों जैसे वो बताते हैं ना ट्रंप कि टफ नेगोशिएटर हैं। मोदी को टफ नेगोशिएटर कहते हैं, टफ नेगोशिएटर हैं। तो और पैट्रियट हैं, इज्जत भी करते हैं सब, ऐसी बात नहीं, देशभक्त हैं और देशभक्ति से और देश के लिए करेंगे। और ट्रंप के साथ भी ये मानना पड़ेगा आपको, चाहे आप उसको जितना जो मर्जी बोलो, अलग अलग से वो ट्वीट कर देता है। अब इस बार उन्होंने हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि सीज फायर उसने करा है, यहाँ लोगों ने इधर जाके उसने ट्वीट छोड़ दिया। अब वो ट्वीट छोड़ने से इतना भयानक कंफ्यूजन हो गया, सबको लगा कि शायद अमेरिका ने भारत के ऊपर जोर डाला और सीज फायर हो गया, जबकि ऐसी कोई कहानी नहीं थी। और उसमें मैं कई टीवी चैनल्स पर भी मैंने बोला है कि भारत को मेरे विचार से जैसे ही डीजीएमओ टॉक हुई थी, भारत की तरफ से एक ट्वीट निकल जाना चाहिए था कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं। अगर वो हो जाता तो ये जो कंफ्यूजन हुआ पिछले एक दिन चला, और उसके बाद में अलग अलग
सभाएं हमारी हुई, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और उसमें इस चीज़ को हम क्लियर करने की कोशिश की, और आज भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया इसको। तो इस क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तब साफ नज़र आ जाता कि भाई हमने अपने टर्म्स के ऊपर अटैक किया था, और हमने अपने टर्म्स के ऊपर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जहां हमें लगा कि यार ये सबसे सही मौका है, इस मौके पे इसको ख़त्म करो, और इसके बाद जो है सबक मिल गया, और अब आगे बढ़ेंगे तो उससे हमारा जो हमें कहीं जाके कहीं ना कहीं नुकसान होगा, चाहे इकोनॉमी को नुकसान हो, चाहे हमारी ग्रोथ में नुकसान हो। तो वो चीज़ जो है बिल्कुल सही मौके पे निकल जाने से ही सही है, और ये समझदारी बहुत सारे मुल्क नहीं निकाल पाए हैं अभी तक। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसमें एग्जिट स्ट्रेटजी और कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, इन दोनों में सारे देश गड़बड़ा गए हैं जहां जहां लड़ाई चल रही है। युद्ध करना आसान है, हाँ करना आसान है, खत्म मुश्किल करना, है। निकलना मुश्किल होता है। क्योंकि आप समझिए इस चीज को, मान लो आप 1 महीना और लड़ें, जाहिर है कि आप उनके कुछ मारेंगे, कुछ संस्थानों को मारेंगे, कुछ कमांड सेक्शन को मारेंगे, और कुछ जगह हमारे भी नुकसान होगा। अब जैसे ही नुकसान होगा, और ज़्यादा मान लो नुकसान हुआ और लोग मरे, उसके बाद में एक जोश आ जाता है, और फिर देश का जोश होगा कि नहीं इसका भी बदला लो, नहीं उसका भी बदला लो। फिर क्या होता है कि निकलना फिर उस बदले की साइकिल जो है, इसको बोलते हैं एस्केलेशन डायनेमिक्स फौज में, फौजी टर्मिनोलॉजी में, इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेक्स बढ़ जाते हैं। अब स्टेक्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सही टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये मूवमेंट आया था। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो अप्रैल में ज़ेलेंस्की तकरीबन तैयार हो गए थे, और ज़ेलेंस्की रूस और ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई थी। ज़ेलेंस्की ने बोला था ठीक है अब मैं नाटो की बात नहीं करूंगा, और रूस ने बोला था कि आप न्यूट्रल रहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप न्यूट्रल रहिए, और आप ये जो डॉनबास के जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं इनको मत सताइए, तो हम लड़ाई बंद कर सकते हैं। ये तकरीबन साइन करने वाले थे ये लोग। उस टाइम में वो बोरिस जॉनसन को भेज दिया जो बाइडेन ने, क्योंकि उनको ये था कि यार हमारे हथियार बिक रहे हैं, अच्छे भले वो सत्यानाश हो जाएगा हमारा हथियारों का। और उन्होंने फिर ज़ेलेंस्की को फिर से चौंक दी कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, और ज़ेलेंस्की को बैठाए उन्होंने, अमेरिका ने वहाँ पे। तो ज़ेलेंस्की के पास तो वो तो उनका कर्जदार है अमेरिका का, तो उसने वो फिर शुरू हो गया। अब शुरू होने के बाद में ये लोग चाह के भी नहीं निकल पा रहे। आपके प्रोफाइल में देखा, आप चीन पर आपने पीएचडी करी है जी। मतलब पूरी दुनिया में चाइना की एग्जिस्टेंस क्या है ये चीन? देखिए चीन के बारे में, मैं चीन कई बार भी गया भी हूँ, 5 बार मैं चीन जा चुका हूँ। और चीन में अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीन एक व्यापारिक देश है, व्यापार उनके लिए सबसे ऊपर है। चीन जितना सबसे पहले तो उनके पास हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, अब जरूर भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन पिछले 1 सदी में चीन को ये लगता है कि मैं मिडिल किंगडम हूँ, और मिडिल किंगडम मतलब वर्ल्ड में तकरीबन बीच में लोकेटेड हैं वो, और उनकी जो पहले भी व्यापार में वो नंबर 1 हुआ करते थे। अगर हम वर्ल्ड का इतिहास देखें तो तकरीबन अगर हम पिछले 300 साल निकाल दें तो 1800 साल तक भारत और चीन वर्ल्ड के सबसे रिच देश थे। भारत और चीन? हाँ। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये पिछले 1300 साल तक, मतलब ये आप समझ लीजिए जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, हाँ, उससे पहले भारत सबसे, तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। जो भारत और चीन की जीडीपी है वर्ल्ड की तकरीबन 40% जीडीपी हुआ करती थी। ओह माय गॉड। और भारत का और चीन का जो व्यापार है जिसे सिल्क रूट कहते हैं, तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से निकल के जाता है वो यूरोप तक जाता है, और उसी मुताबिक आपने देखा होगा कि उनके जो ट्रैवलर थे वो भारत में भी आए थे। तो ये चीन एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश है शुरू से ही। लेकिन चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी आई तब इनके दिल में ये आया कि इनके ऊपर राज भी किया, मंगोल्स ने राज किया, ब्रिटिश ने राज किया, जापानियों ने राज किया, और कई लोगों ने इनके ऊपर अतिक्रमण किया, और ये अतिक्रमण ज़्यादातर समुद्र की तरफ से हुआ था। तो इनको ये लगता है कि हमने एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जिसमें हमारी बहुत बेइज्जती हुई है वो हम गुजार चुके हैं। मतलब दूसरों ने हमारे पर राज किया, दूसरों ने हमारे ऊपर राज किया है, और अब हम बढ़कर जो एक सेंचुरी जो है, ये सेंचुरी हमारी सेंचुरी है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।
ये उनके दिमाग में है और उनके जहन में है कि ये हमें करना है। और इसी मुताबिक आप देखेंगे कि उनके सभी लीडर इस चीज की तरफ जाते हैं और उन्होंने और बड़े उनकी लंबी प्लानिंग होती है। चीन की सबसे दूसरी खासियत ये है कि उनकी प्लानिंग बड़ी लंबी होती है, वो छोटी मोटी प्लानिंग नहीं करते। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है कि पहले तकरीबन अगर आप देखें 1970s में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था तकरीबन बराबर थी। उसके बाद में भारत इन्होंने क्या करा कि हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई इधर उधर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था या उसमें प्रगति में कोई नुकसान हो। ठीक है। और उस टाइम में इनको एक मौका भी अच्छा मिला। अमेरिका ये चाह रहा था कि किस तरीके से यूएसएसआर को बर्बाद किया जाए। जो संयुक्त राष्ट्र जो यूएसएसआर था वो बहुत बड़ा था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक यूएसएसआर का हिस्सा थे। ठीक है। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि मैं इनको कैसे बर्बाद करूं, क्योंकि दो पोल हो गए थे, एक अमेरिका और एक सेंट्रल एशियन, एक यूएसएसआर। ठीक है। तो अमेरिका को लगा कि अगर यूएसएसआर को बर्बाद करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि चीन को मदद करो। अच्छा। चीन में पैसा लगाओ। ओके। चीन में को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ और वहां पर सस्ते, उस समय लेबर बहुत सस्ता था और लोग बहुत थे, कमी नहीं थी लोगों की। और क्योंकि कम्युनिस्ट रूल है तो ऐसा नहीं है कि कोई झंडा लेके खड़ा हो जाएगा। कम्युनिस्ट रूल में तो फिर डंडे से काम होगा, डंडे से काम होगा। तो वो उनको सूट करा और उन्होंने खूब पैसा लगाया चीन में। और वो पैसा लगाने से चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, वो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और अब आज की डेट में चीन जो है वो कई चीजों में तो 80% मैन्युफैक्चरिंग उनकी है। और वर्ल्ड की अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग देखें आप तो तकरीबन 30 से 40% मैन्युफैक्चरिंग चीन के अकेले चीन में, अकेले चाइना करता है। तो इससे ये जो उनको ताकत मिली, मैन्युफैक्चरिंग की जो ताकत मिली, उसी के साथ साथ इन्होंने क्या करा, क्योंकि ये सब जगह चले गए, बिजनेस बढ़ा तो सब जगह गए, फिर इनके लोग भी सब जगह गए पढ़ने के लिए, पढ़ाई भी इन्होंने की, ऐसी बात नहीं है। और रिवर्स टेक्नोलॉजी भी शुरू की, जो कहीं से भी टेक्नोलॉजी कोई भी सीख के आया, चोरी कर ली टेक्नोलॉजी, और उसको कम्युनिस्ट पार्टी का बोलवाला है, हर एक आदमी सुनता है, चाहे वो अमेरिका में चीनी होगा वो भी सुनेगा उनकी बात। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या करा कि खूब सारी टेक्नोलॉजी भी गेन करी और उसका इस्तेमाल करा। कभी चोरी से मिली, कभी प्यार से मिली, कभी रशियंस के साथ संबंध अच्छे बना के मिली, कभी किसी भी तरीके से उन्होंने, मतलब हर तरीके से कोशिश करी। और कुछ इनका उन्होंने अपना डेवलपमेंट भी किया, पढ़ते भी हैं काफी, ऐसी बात नहीं है चीनी। तो आपकी बात से जो मुझे एक चीज नोटिस मैंने किया, अमेरिका की वजह से चाइना सशक्त हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका ने चाइना को मजबूत बनाया। करेक्ट। उसके पहले तो चाइना मतलब वैसी ही हालत थी जैसे आज पाकिस्तान की है। हाँ, बिल्कुल, भिखारी टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्योंकि उस समय चीन के पास में, चीन का पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत कम था। चीन में ज्यादा गरीब थे हम लोगों से उस समय में। लेकिन जैसे जैसे इनके पास पैसा आता गया, अब जो है चीन बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया, क्योंकि इकोनॉमिक महाशक्ति है। अब आप देखिए, अमेरिका का अगर 30 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का जीडीपी है, तो चीन का भी तकरीबन 19-20 डॉलर तक पहुंच गया है। और चीन ने उनके काफ़ी सारे वो भी रखे हुए हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी उनके पास हैं चीन के पास। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि जितनी उनकी रोजमर्रा की चीजें वो भी चीन में बनती हैं। अब सबको रियलाइज हो रहा है, यूरोप को भी, अमेरिका को भी, कि यार डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई। कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने सब कुछ तो ये बनाते थे, अब जैसे टॉयलेट रोल है, सिंपल चीज, अमेरिका में जो है टॉयलेट रोल के बिना तो सुबह कहाँ चल ही नहीं सकता, सुबह कहाँ जाओगे। तो जब उन्हें देखा कोरोना के टाइम में यार टॉयलेट रोल ही आने बंद हो गए, उनकी मुसीबत हो गई। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी हुई चीन के ऊपर, तो अब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अलग हो जाओ, औरों को भी दो बनाने का मौका दो और चीन के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि अब चीन हमें चैलेंज कर रहा है। आज चाइना आज चीज हमको चैलेंज कर रहा है। तो उसमें जो है, तो चीन का एक अपॉर्चुन मूवमेंट आया। और अब ये जो चीन का जो मूवमेंट है, ये अभी दूसरे एंड पर जा रहा है, जो अब घटना शुरू हो गया, क्योंकि अब वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको, ये जो केंद्र हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में आने लगे। और भारत एक बढ़ के केंद्र आने, बहुत जरूरी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। अब यहीं पर एक भारत की भी अपॉर्चुनिटी है, जो चीन को अपॉर्चुनिटी मिली उस समय यूएसएसआर के कारण, अब वो अपॉर्चुनिटी भारत को मिलने वाली है। क्योंकि अब अमेरिका चाहता है कि अगर चीन से टक्कर लेनी है और चीन को जमीन पे लाना है,
जो भारत तो भैया इकलौता भारत है। की जरूरत है, बिना भारत के ये काम नहीं हो सकता। हाँ, तो अब जो है आप देखेंगे कि चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, भारत के साथ एक जुड़ने की इच्छा हम्म, सभी की नजर आ रही है। और भारत में ये लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, हम्म, और भारत के लिए भी और भारत के जवानों के लिए, यूथ के लिए भी मेरा ये संदेश है कि भाई आप अगर अपने आप को स्किल करें, अपस्किल करें, रीस्किल करें और एक टैलेंट बने, तो जाहिर है कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का इस समय सबके सब हमारी तरफ करना चाहते हैं। मैं विश्व में बहुत जगह गया हूं, ताइवान भी गया हूं। ताइवान के मिनिस्टरों से मैंने पूछा कि यार चीन तुम्हारे ऊपर इतना खतरा बना हुआ है, तुम्हारे को तो रोज धमकाता रहता है वो, तो तुम क्यों पूरा पैसा इंडिया में क्यों नहीं डालते हो? इंडिया में हमारे पास सस्ता लेबर भी है, हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास मिनरल्स भी हैं, हमारे पास क्या नहीं है, तो आप वहां जाके बनाइए। तो उनका यही कहना होता है कि बिजनेस क्लाइमेट एक ठीक नहीं है, कुछ थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में संशोधन की जरूरत है, और दूसरा जो टैलेंट है, वो टैलेंट जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि टैलेंट का क्या होता है, एक मापदंड होता है। अब जैसे इस समय भारत के लिए सबसे बड़ी चीज और सबसे अच्छी चीज क्या है कि भारत में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो है यंग पॉपुलेशन होने के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकली सेवी पॉपुलेशन है। हर एक को पता है कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, नेट कैसे इस्तेमाल करना है, तो इन और डिजिटल पेमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भारत को एक बहुत सशक्त बनाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। एक सवाल मेरे मन में है। अभी हमने देखा कि एप्पल का जो सीईओ जो है टिम कुक, उन्होंने ये बोला है कि अपना 100% मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट करने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। ऐसे में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से चाइना के शायद भारत एज अ कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हम चाइना के दुश्मन की तरह खड़े हो रहे हैं, या फिर भविष्य में चाइना कभी हमारा दोस्त भी हो सकता है, या अभी हमारा दोस्त है? तो मैं आपसे भारत और चाइना के संबंधों पे थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, भारत और चीन का जो संबंध है वो एक कॉम्पिटिटर का तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और इसको आप इस तरीके से देखिए, भारत पूरे वर्ल्ड में एक अकेला देश है जिसका बॉर्डर डिस्प्यूट है दो देशों से, दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री हैं और दोनों से ही और दोनों आपस में मिले हुए हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान। ये एक अकेला कॉम्बिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी बाउंड्री लगती है दो न्यूक्लियर देश के साथ और दोनों के साथ उनका डिस्प्यूट हो और दोनों आपस में मिले हुए हो। ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ चीन की क्या मंशा है कि भाई मेरा बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में मैं अव्वल नंबर पर रहना चाहिए, इसमें उन्हें कोई डाउट नहीं है उनके दिमाग में। तो उसमें क्या है कि अगर पाकिस्तान भारत की प्रगति को रोक सकता है तो वो उनके फायदे में। अच्छा, मतलब ऐसे में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करेगा कि पाकिस्तान भारत की प्रगति को रोक सकता है। अब अगर रोक कैसे सकता है, भारत पाकिस्तान के पास और तो कोई चारा है नहीं सिवाय इसके कि टेररिस्ट भेजे। तो ये जो टेररिस्ट भेजने वाली कहानी है कि वो, हालांकि चीन डायरेक्टली नहीं भेजेगा बट पाकिस्तान भेजेगा और वो पाकिस्तान की मदद करेगा, फंडिंग करेगा और उनको बचाएगा यूएनएससी में। आपने देखा होगा जब इससे कुछ समय पहले एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को, जब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को यूएन डेजिग्नेट करने के लिए हम लोगों ने यूएनएससी में जब केस डाला था, तो बार बार वो टेक्निकल होल्ड लगाया जा रहा था। चीन, ये क्या होता है टेक्निकल होल्ड? टेक्निकल होल्ड होता है कि अभी हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है और प्रूफ लेके आइए। अच्छा। हाँ। अभी फैसला नहीं सुना सकते। हाँ। और सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि चाइना के पास वीटो पावर है, तो वीटो में एक देश भी है, जो 5 देश हैं वीटो पावर वाले, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ओके। तो इन 5 में से एक भी ऑब्जेक्शन लगाएगा तो नहीं होगा। ओके। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा कि तो वो इनडायरेक्ट ऐसे मदद करते हैं। दूसरा क्या है कि डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। उनकी कारण ये है कि उनको खुद को भी प्रॉब्लम है टेररिज्म से। उनके शिनजियांग में ETIM एक टेररिस्ट ग्रुप है, उससे उनको वो बचना चाहते हैं। ओके। और किसी जमाने में पाकिस्तान उनकी मदद भी करता था और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने काफ़ी नकेल खींची थी मुशर्रफ के टाइम पे। ओके। और अगर आप देखें, याद करें तो लाल मस्जिद में एक अटैक हुआ था, मुशर्रफ ने कराया था क्योंकि वहाँ ETIM के लोग बैठे हुए थे।
अच्छा। तो ये एक कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन ये है कि अब पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई। चाइना को पाकिस्तान की जनता से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, उन्हें अपने पैसे कमाने हैं और उनको ये जो एक जगह है वो जगह इनको जियोपॉलिटिक्स के तौर पे, सामरिक तौर पर, वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अभी इसलिए क्योंकि शिनजियांग जो है, जो इनका चीन का बायां वेस्ट वाला जो भाग है वो समुद्र से नहीं मिलता। ठीक है। तो उन्होंने रोड बनाई वहां से, जिसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी कि ये रोड बनी है और ये शिनजियांग से आती है और कराकोरम से होके फिर ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होती हुई और उसके बाद में ये जो बलूचिस्तान में जाके और फिर ग्वादार पोर्ट पे चली जाती है। तो इन्होंने अपने देश को पोर्ट से मिला दिया और गल्फ जो है, जो खाड़ी के जो देश हैं उनके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। ओके। तो ये है इनकी जो नियत है कि वो जो रूट है उससे अगर मैं ट्रेड कर पाऊं, ये इनकी मंशा है। क्योंकि जो इनका मेन ट्रेड रूट है वो जाता है मलाक्का स्ट्रेट से, जो हमारा ये इंडियन ओशियन है, ये जहाँ पे जब ये जब ये पैसिफिक ओशियन से जहाँ पे मिलता है वहाँ पर कुछ जो चोक पॉइंट है उसमें एक मलाक्का चोक पॉइंट है। ओके। तो मलाक्का चोक पॉइंट लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनका सारा तेल और व्यापार उसी रूट से, उसी चोक पॉइंट से जाता है और वो चोक पॉइंट भारत डोमिनेट करता है क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार वहाँ पे बहुत नजदीक है। अच्छा, तो उस रास्ते से वो चाइना वाले आएंगे नहीं, तो पाकिस्तान का रास्ता, तो उनको ये लगता है कि क्या किसी ना किसी जगह लड़ाई होती है तो भारत और अमेरिका मिलके इसको ब्लॉक कर सकते हैं। और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैंने नाम लिया, अगर उनका एक यूनिट ट्रेड, यानी कि कुछ भी समझ लीजिए, एक बिल्टी भी जानी है, अगर वो $1 उसका कॉस्ट आती है समुद्री जहाज से मलाक्का स्ट्रेट से, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से $6 आती है। अच्छा। और ऐसा ही उन्होंने एक चाइना म्यांमार में भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जिससे वो बंगाल की खाड़ी में आ गए। ठीक है। तो ऐसे भी वो बना रहे हैं, लेकिन उससे वो इमरजेंसी के लिए बना रहे हैं क्योंकि मेन ट्रेड उससे नहीं जा सकता, बहुत महंगा पड़ता है। तो ये इनकी बेसिक प्रॉब्लम है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते तो दो कारण हो गए पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप के। एक, उनको ये जमीन चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ये कॉरिडोर चाहिए। दूसरा, उनको भारत को किसी तरीके से कंटेन करके रखना है, यानी कि अगर कश्मीर में ट्रबल होगी तो भारत के 3-4 लाख सैनिक, अगर 3 लाख सैनिक मान लो कश्मीर में और लद्दाख में अगर वहां पे डिप्लॉय हैं, उसका खर्चा आएगा। उसका खर्चा आएगा तो भारत की उन्नति के ऊपर वो बिल बढ़ेगा भारत का। तो भारत को एक तरीके से इनडायरेक्टली वो रोकने की एक साजिश है। लेकिन ये साजिश ऐसा नहीं लगता कि कई बार नाकाम हो जाती है? जैसे हमने अभी देखा कि पाकिस्तान के पास जितने हथियार हैं वो चाइना के दिए हुए, वो सारे फेल हो गए हमारे डिफेंस के सामने। बिल्कुल। तो क्या चाइना कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब ख्याल आता है कि चाइना पाकिस्तान को देना है इसलिए कमजोर वाला हथियार चाइना को दे दो, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चाइना का जो हथियार है वो वैसे ही वर्ल्ड में कोई खास खरीदते नहीं लोग। आप देखें, अगर वर्ल्ड में हथियार बिकते हैं तो अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों के, जर्मनी के बिकते हैं, या और रूस के बिकते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका और रूस के बिकते हैं सबसे ज्यादा हथियार। लेकिन ऐसा क्यों है? टेक्नोलॉजी में चाइना इतना आगे है, लेकिन चक्कर क्या है कि उनमें एक सोच है कि मैं हर चीज सस्ती बनाऊं। तो जब हर चीज जो सस्ती बनाएंगे, चाइना का जो भी अभी भी जो इक्विपमेंट वो बना रहे हैं वो सस्ता है, जितने में अमेरिका का इक्विपमेंट बनेगा उससे आधी कीमत पे वो इक्विपमेंट बनाएंगे। क्योंकि वो एक, मैंने बताया ना आपको कि एक व्यापारिक देश है, व्यापारिक माइंडसेट है। और उसी मुताबिक आपने देखा होगा चाइना ने कोई लड़ाई नहीं जीती है। आप देखिए 62 के बाद, 62 में हम तैयार नहीं थे, वो बात अलग है, वो अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद वियतनाम जैसे छोटे कंट्री से वो हार गए। ठीक है। तो चीन ने कोई लड़ाई नहीं जीती है, वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, उन्होंने बड़ी मिलिट्री बना ली है, हथियार भी खूब है, सब कुछ है, लेकिन एक जिसे बोलते हैं ना जज्बा नहीं है भी। और जज्बे की जहां तक बात है, चीन के अगर लोगों को आप देखें तो चीन के लोगों में अभी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। मतलब जिसे बोलते हैं ना, हर एक नॉर्मल आदमी भी अमीर हो गया है। अमीर हो गया तो भैया उसको एसी में रहना है, उसको मोबाइल अच्छा वाला चाहिए, उसको ऐसे सोफे पे बैठना है। तो वो जो है वो जाके ग्राउंड के पे लड़े, वो थोड़ा सा उसको तकलीफ होती है।
मैंने कहीं किसी से सुना कि आने वाले टाइम में चाइना वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, यूएस को भी पीछे छोड़ देगा, कहीं किसी से सुना। हाँ, जरा सा भी सच्चाई हो सकती है इसमें? नहीं, उसमें देखिए ऐसा होता है कि जब जो भी ये प्रेडिक्शन की जाती है, जो भी ये अंदाजा लगाया जाता है, वो इस चीज से लगाया जाता है कि किस देश का ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट चीन का वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है। हाँ। अब अगर ये ग्रोथ रेट ऐसे ही चलता है तो जाहिर है कि उसकी इकोनॉमी उतनी बढ़ेगी, अनलेस उस ग्रोथ रेट पे ब्रेक लग जाए। और वो लग नहीं सकता। नहीं, लग सकता क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर वहां धंधा देने वाले कोशिश हो रही है, अब जो कोशिश हो रही है उससे ब्रेक लग सकता है। अब क्योंकि जैसे दो चीजें हैं जिससे उनके ऊपर ब्रेक लग सकता है। एक चीज ये है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बूढ़ी हो रही है। चाइना की जो एवरेज एज है वो बहुत ज्यादा है। चीन में क्या हो गया है कि पहले उन्होंने एक वन चाइल्ड नॉर्म लगाया था कि भाई एक ही, हर एक कपल एक बच्चा करेगा, जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी और इनसे संभल नहीं रही थी। अब उसके बाद में क्या हो गया कि अब चीजें इतनी महंगी हुई है, शंघाई में मकान चाहिए, खाने पीना, स्कूलिंग इतनी महंगी हुई है, सब बोलते हैं भैया हमें शादी नहीं करनी। अब वो लगे हुए हैं कि भैया शादी करो, हम इंसेंटिव देंगे तुम्हें, क्योंकि जो चीन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव जा रही है। क्या वहां शादी करने पे इंसेंटिव मिलता है? हाँ। अच्छा। और बच्चा करने पर भी इंसेंटिव मिलता है, बच्चा करने में इंसेंटिव मिलता है। ओके। क्योंकि अब क्या हो गया कि उन्हें ये लग रहा है कि यार ये तो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे थे तो बच्चे नहीं करते। तो अब और आज उनके लोगों से पूछो, कई बार मैंने पूछा, मेरे भी जो मुझे गाइड कर रहे थे, जो मेरे लाइजन ऑफिसर थे, उनसे मैंने पूछा भाई तूने शादी करी? बोलता है नहीं, मेरे पास जगह ही नहीं है रहने की, मेरे माँ बाप को रखूंगा मैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज है, पैसा है, तो लोग जीते भी ज्यादा हैं, और वैसे भी ये जो मंगोलियन ब्रीड वाले हैं वो थोड़ा लंबा जीते हैं। ओके। तो एज, तो अब क्या हो गया कि एक नॉर्मल आदमी जो कमाने वाला है उसके ऊपर 2 माँ बाप हैं, और अगर वो शादी करता है तो बीवी और 2 बच्चे भी हैं, और कमाने वाला 1 या 2 बंदे हैं, बाकी सब तो जो है अब इतने सारे लोगों को अगर पालना है, मकान भी चाहिए, तो उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एजिंग पॉपुलेशन, ये उनके ग्रोथ रेट पे काफी बड़ा एक सवाल या निशान लगाती है। एवरेज एज क्या है वहां पर? एवरेज एज जैसे भारत की तो तकरीबन 24-25 के आसपास बनती है। हाँ। तो उनकी तो तकरीबन 37-38 के आसपास है। ओके। एवरेज एज बल्कि उससे ज्यादा ही है। अच्छा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि वेस्ट के साथ जो अभी पूरे वेस्ट में ये रियलाइजेशन हो गया कोरोना के बाद में कि ये एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। हमें सबको लग रहा है, हम भी तो बोल रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हम भी चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते। हमारे भी बहुत सारे रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब भी हम ये भी चाह रहे हैं कि उसको भी हम डाइवर्सिफाई करें। रेयर अर्थ मटेरियल हो गया, चिप्स हो गए और सेमीकंडक्टर्स हो गए, इन चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में हमें चाइना की हर चीज़ की में ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ मशीनरी में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम भी अब ये डिपेंडेंसी उनकी कम करना चाहते हैं अपने ऊपर। तो एक ही आ गया, पहले था कि चाइना से जो है अब इसको डी रिस्किंग कहते हैं। डी रिस्किंग का मतलब डिपेंडेंसी कम करो। पहले हो रहा था डीकपलिंग, यानी कि बिल्कुल ही बंद कर दो ट्रेड। ठीक है। हाँ, फिर रियलाइज हुआ कि यार बिल्कुल बंद कर दो तो भाई इतने हमारा खुद का ट्रेड भी तो सत्यानाश हो जाएगा। तो बिल्कुल बंद करना तो सही नहीं होगा, वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमें भी ग्रो करना है। तो अब क्या हो गया कि, और सभी के साथ है ये, हमारे साथ ही नहीं है, बाकी लोग देशों के साथ, अमेरिका वगैरह के साथ भी है। तो अब क्या हो गया कि ये बोला गया कि डी रिस्किंग करो। फिर आपने देखा होगा हमने क्वाड बनाया, तो क्वाड में भी ये, क्वाड का मतलब है 4 देश इकट्ठे हुए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और हमने ये सोचा कि भाई ऐसे करते हैं, सप्लाई चेन हम अपनी बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हमारे आसपास के देश हैं वो सारे के सारे चाइना के पास घुस जाते हैं, क्योंकि सबको लोन चाहिए, और लोन तो चाइना को साइड निकाल के रख दिया। हाँ, और बाकी उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली। हाँ, तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो लोन हम क्यों ना दे पाए। वो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे देश हैं उनकी तरफ इसलिए भाग रहे हैं कि वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। लेकिन एक सवाल है सर, हम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री है। हाँ। अगर बाकी के देश उससे हटते चले गए, उससे सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो फिर उनके धंधे का होगा क्या? नहीं, जाहिर है कि उनका धंधा माइनस में जाएगा, उनका धंधा। और यही नहीं, बड़ा ठेठ है चाइना। हाँ, और यही नहीं,
दूसरा थ्रेट उनके साथ तो जो आपने पूछा ना कि ऐसा हो सकता है कि चाइना नीचे गिर सकता है क्या, तो उसमें गिरने का तीसरा कारण क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन बना रहा है पूरे वर्ल्ड में, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया, उसमें क्या बोला कि भाई हर जगह मैं सस्ते दामों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, और गरीब देश जो है वो सारे के सारे लाइन लगा के चीन के पास पहुंच गए। ओके। अब क्या है कि अब देखने लगे वो कि यार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ये चला नहीं, पुल बना तो टूट गया, क्योंकि उन्होंने सस्ता बना दिया। हमने सोचा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो हमारे लोगों को काम मिलेगा, हथियार उनके चल नहीं रहे। हाँ, काम उनको मिल नहीं रहा है। अच्छा, दूसरे हथियार उनके चल नहीं रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा वहां पे अपने इंजीनियर भी अपने लेके आ जाते हैं, लेबर भी अपना लेके आ जाते हैं, तो काम मिलने का भी बात नहीं हुई। अब उन्होंने तीसरी चीज, अब जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने अभी पहले बोला था मैं $60 बिलियन लगाऊंगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, और पाकिस्तान बड़ा खुश था कि इतने पैसे हमारे पास आएंगे तो हमारी नौकरियां बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, $23 बिलियन उसमें से तकरीबन 23 से लेकर 24-25 बिलियन डॉलर तक उन्होंने सिर्फ बिजली पैदा करने में लगाया। अच्छा। और जब बिजली पैदा हुई तो इतनी महंगी हुई कि पाकिस्तानी खरीद नहीं सकता। तब वो सारी की सारी बिजली उठा के वो अभी ले जा रहे हैं शिनजियांग में, चीन में। अच्छा, उसी ग्रिड से। तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत थी इससे पहले, यानी कि ये कॉरिडोर बनने से पहले, अब उससे खराब हो गई है। ये कॉरिडोर बनाई थी चीन ने उसकी इकोनॉमिक हालत की बेहतरी के लिए, अभी वो उससे ज्यादा खराब हो गई है और वो उससे ज्यादा कर्ज में डूब गया है। तो ये रेपुटेशन ये चीन को नीचे लेके आ सकती है, क्योंकि अब कई लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी आपने देखा होगा इटली ने पहले BRI साइन कर दिया था, ठीक है, एक अकेला पश्चिमी देश था जिसने बोला था कि जी मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीन से बनवा लूंगा। उसके बाद में अभी जो नई प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने ना सवाल ही नहीं पैदा होता, वो भी हट गई पीछे। तो ऐसे करके कई देश पीछे हट रहे हैं। कुल मिलाकर के चीन को बाइकआउट किया जा रहा है। हाँ, एक तरह से एक ट्रेंड बना है पूरे वर्ल्ड में कि इसको चीन को बाइकआउट करो, क्योंकि चीन अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। ये सबसे पहले तो आपको सामान बेचेगा, सस्ता सामान बेचेगा, उसके बाद में वो आपके मार्केट पे छा जाएगा। वही चीज उसने भारत के साथ करने की कोशिश की है। अब मैं आपको मतलब फ्रैंकली बताऊं, और पूरे देशवासियों को भी इस चीज से अवगत होना चाहिए कि चीन की जो नीति है और उस बड़ी नीति को समझने की बहुत जरूरत है। आप सब देखते होंगे कि जैसे चीन ने छोटा छोटा अतिक्रमण करने की बॉर्डर पर कोशिश करी, ये अतिक्रमण का मुंह तोड़ जवाब भी देती है भारतीय सेना, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस अतिक्रमण से ज़्यादा जो अतिक्रमण चीन कर रहा है वो है डिजिटल फील्ड में। आपके मोबाइल, आपके कैमरे, आपकी जितनी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके ऊपर उसने आपको वो कोशिश कर रहा है डिपेंडेंट बनाने की, ताकि आप उसी को पसंद करें, और उसको पसंद करेंगे तो ये व्यापारी जो हैं वो कहीं ना कहीं से उसको लेके आएंगे। उसी मुताबिक दूसरा है जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक एनक्रोचमेंट। तीसरा है जो ये उनके जैसे टिकटॉक है, और इसीलिए भारत सरकार ने टिकटॉक बंद किया कि डाटा वो आपका पूरा इकट्ठा कर रहा है। उस डाटा से उसको हर चीज़ पता है आपकी। चीन में मेरे को एक व्यापारी ने दिखाया था कि भारत में जितने देवी देवताओं को जो दिवाली में मूर्तियाँ बनती हैं उसको A to Z मालूम था। मैंने आज तक एक ऐसा भारतीय नहीं देखा जिसको इतनी नॉलेज हो देवी देवताओं के बारे में, सब और उसको सब पता है। और क्यों है उसको पता? क्योंकि वो दुनिया भर की मूर्तियां बना के इंडिया में सप्लाई करता है। तो इतनी डीप जो बोलते हैं, इतनी गहराई में वो घुस चुके हैं भारतीयों की आदत को और भारतीयों की डिपेंडेंसी को अपने ऊपर बढ़ाने के लिए, ताकि आप चीन से सामान खरीदते रहें, और सस्ता सामान वो बेचता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई समझौते हैं, जैसे आसियान ने भी समझौता किया, इकोनॉमिक समझौता, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि हमें डर है कि भाई वो अपनी सस्ते मार्केट से हमारी चीज़ों को, हमारी मार्केट को भर देगा। उसी मुताबिक जो चीन की बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज हैं वो बीच में पूरा 80% भारत का मोबाइल मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद बीच में पता चला जी वो दिखा रहे हैं 0 प्रॉफिट। ग्राउंड पे मोबाइल बढ़ता जा रहा है, उनकी सेल बढ़ी 30-40%, और प्रॉफिट 0 प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। और उसके बाद में फिर भारत सरकार ने नकेल कसी और सबको इनकम टैक्स में जब नीचे अंदर डाला 2-4 को, तब चीनी हल्ला करने लगे, जी आप सेलेक्टिव हो रहे हो, आप हमें ही टारगेट कर रहे हो, वगैरह वगैरह। बट सवाल ये है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ भारत सरकार नहीं रख सकती, भारत सरकार अकेले नहीं लड़ सकती। मैंने पूछा कईयों से
कि सर हम बंद क्यों नहीं कर देते, वो बोलते हैं यार बंद करेंगे तो WTO में ले जाएगा हमें, तो बंद तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बंद करेंगे तो हमारे आदमी जो हैं वो फिर कहीं दाएं बाएं से मंगवाएंगे वही सामान। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर ये सब तभी बंद हो सकता है जब हम एक अपने दिमाग में ये डाल लें कि नहीं यार हमारा अपना सामान जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे, हम चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और चीनी ऐसे बदमाश हैं, इनको ये दो क्वालिटी का सामान बनाते हैं। जो सामान ये अमेरिका भेजेंगे उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, जो सामान ये इंडिया भेजेंगे उसकी क्वालिटी थर्ड क्लास होगी, क्योंकि ये क्वालिटी भी इसकी 3-4 क्वालिटी इस मुताबिक बताते हैं कि उस देश की जेब जो है, जेब के अकॉर्डिंग जेब के अकॉर्डिंग कि वो कितने खर्च कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, उतने ही का वो सामान बनाएगा और वही सामान वहां पे बेचेगा। थैंक यू सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी बातें इतने डिटेल में बताने के लिए, इतना आपने समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए मेरे को, और आपके श्रोताओं से, दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके श्रोताओं से बात। थैंक यू सर, थैंक यू।